तो इस फिल्म की शुरुआत में साइंटिस्ट ने मार्स के करीब एक अजीब से स्फीयर को देखा। ये स्फीयर क्या था, किस चीज से बना था, क्या ये इंसानों के लिए कोई खतरा था? इस चीज को जानने के लिए नासा ने अपनी एक टीम को मार्स के पास भेजा। एस्ट्रोनॉट्स का सफर लगभग 8 महीने का था और जब ये लोग अपनी मंजिल से यानी मार्स से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर थे तो ये सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकल आए। इन्हीं सारे क्रू मेंबर्स के अंदर हम कार्ला से भी मिलते हैं। कार्ला इस मूवी की मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ इस शिप की एआई सिस्टम की इंचार्ज है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उनका एक क्रू मेंबर रूबिन अजीब सी हालत में था। उसे लगा कि शायद उसकी अजीब हालत की वजह यह है कि वो पहली मर्तबा हाइबरनेशन पॉड में रहा है। कार्ला उसे रेस्ट करने का कहकर खुद अपने काम में लग जाती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे इनके कैप्टन भी आ जाते हैं जो कार्ला से एआई सिस्टम के जरिए मार्स के पास मौजूद स्फीयर को स्कैन करने का काम देता है। ये लोग ज्यादा दूरी पर तो नहीं थे लेकिन फिर भी कार्ला का एआई सिस्टम मार्स के पास किसी भी स्फीयर के होने का पता नहीं बताता। जिस स्फीयर को ये अपनी आंखों से देख पा रहे थे एआई सिस्टम वहाँ पे किसी स्फीयर को डिटेक्ट कर ही नहीं रहा था। ये देखकर कार्ला को लगा या तो उनका एआई सिस्टम खराब है या फिर सामने कुछ भी नहीं है। वो पॉल से कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पॉल यहाँ उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है यहाँ पर कुछ हो या ना हो हमें अपना मिशन कंप्लीट करके जाना है। इतने में यहाँ पर एक होलोग्राम अपीयर होता है। ये इस क्रू के मिशन हेड थे जो दुनिया से इन सब लोगों को बताते हैं कि दुनिया में हजारों लोग सिर्फ यही जानने के लिए एक्साइटेड है आखिर वो स्फीयर है क्या, और ये लोग अब जल्द से जल्द अपना मिशन कंप्लीट करें और उस स्फीयर के बारे में जानकारी लेकर दुनिया में बताएं। कार्ला क्या भी करती, कार्ला को अपने मिशन हेड की बात माननी थी। वो दोबारा इस मिशन को ऑपरेट करने में लग जाते हैं। तभी उसे यही करीब अपने मॉम की आवाज आती है। ये सुनकर वो हैरान हो गई। हालांकि वो जानती थी कि उसकी मॉम और उसकी बेटी तो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने लगी। यहाँ हम रूबिन के रूम में देखते हैं कि वो भी किस चीज से डर कर चिल्ला के उठा है लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं थी। यहाँ पर कार्ला भी जब अपने रूम में आई तब उसे दोबारा अपने मिशन हेड की कॉल आई। वो कार्ला से पूछता है तुम्हें क्या कोई परेशानी है, तुम परेशान नजर आ रही हो। तब कार्ला जवाब देती है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक कार्ला को सिस्टम के एआई ने अलर्ट दिया। वो स्फीयर जो मार्स के पास था वो अब एआई डिटेक्ट कर चुका था और वो स्फीयर अब एक बहुत बड़ी बहुत तेज लाइट बीम उनकी शिप तक भेज रहा था जो लाइट बीम शिप के कई सिस्टम को तबाह कर रहा था। ये देखकर कार्ला के साथ साथ सभी लोग घबरा जाते हैं। कार्ला की एक साथी उससे कहती है मुझे लगता है कि ये स्फीयर अपना रास्ता बता रहा है शिप को, इसीलिए कार्ला भी शिप को मोड़ती नहीं बल्कि इस लाइट बीम की तरफ ही बढ़ती रहती है। जहाँ अब एआई सिस्टम ने ये भी नहीं डिटेक्ट करके बताया था कि इस लाइट बीम में सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि बहुत सी साउंड वेव्स भी थी जिन्हें कार्ला डिटेक्ट करने लगी। साउंड वेव में कोई मैसेज आ रहा था जो शायद उस स्फीयर पे रहने वाले स्पीशी ने ही भेजा था। कार्ला इस मैसेज को डिकोड करती है और इन्हें ड्यूस का लफ्ज पता चलता है। असल में लैटिन में गॉड को ड्यूस कहा जाता है और ये देखकर इन सब लोगों को लगा कि शायद उस स्फीयर के ऊपर गॉड रहते हैं। अचानक इनका एआई सिस्टम दोबारा काम करना बंद कर देता है जिससे लोग घबरा जाते हैं। फिर लोगों को लग रहा था कि इन्हें मिशन छोड़ देना चाहिए लेकिन काफी लोगों का ख्याल था कि इन्हें स्फीयर पे जाकर चेक करना चाहिए कि वो स्फीयर आखिर है क्या, ये उनकी ड्यूटी है। जबकि रूबिन जो अपने कमरे से भी बाहर निकला था उसका ख्याल था कि इन्हें स्फीयर तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कयामत का दिन आ गया है। स्फीयर पे गॉड है जो उससे अब उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब लेंगे और ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, रो रहा था और वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि इनका कैप्टन पॉल अपने ऑफिस से इन सब लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है। यहाँ पर सभी मेंबर्स बात कर रहे थे अगर उस स्फीयर के ऊपर गॉड ना हुए और वो स्फीयर एलियन का हुआ तो ये लोग उस स्फीयर को तबाह कर देंगे। ये सुनकर कैप्टन तेजी से जवाब देता है नहीं, कोई उस स्फीयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी ये बात सुनकर सभी हैरान हुए। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर इनके क्रू मेंबर ने आकर बताया कि रूबिन शिप में से गायब है। ये लोग डर गए और उसको ढूंढने लगे। दिखाया गया कि रूबिन बहुत सारे कंटेनर्स के दरमियान में अपने एड के लाइट्स को रखकर बैठा है जैसे वो कोई रिचुअल कर रहा हो। उसके हाथ पे बहुत से रिलीजियस सिंबल भी थे। वो तड़प रहा था। जैसे ही ये लोग उसके करीब आए वो चिल्लाने लगा और बोला प्लीज उस शिप को स्फीयर की तरफ ना लेकर जाओ, अगर लेकर गए तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो यहाँ सब लोगों से ये भी कहता है कि मुझे लगता है पॉल हम सबसे कुछ छुपा रहा है। अभी उसने ये बात बोली ही थी कि पीछे से पॉल आ गया और पॉल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक से उसे शूट करके बेदर्दी से मार डाला। वो भी सभी लोगों के सामने। सभी लोग उसकी इस रिएक्शन से हैरान परेशान खड़े थे जबकि पॉल इस तरह नॉर्मल था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई इंसान मरा ही ना हो।
गुस्सा तो कार्ला को भी आया था। अब कार्ला यहाँ से रूबिन की नाइफ उठाते हुए पॉल के पीछे जाती है और उससे पूछती है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो साफ साफ मुझे बता दो। लेकिन पॉल कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और खुद ही जाकर मरे हुए क्रू मेंबर को उसके हाइबरनेशन पॉड के अंदर डाल देता है। कार्ला को उस पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन पॉल ने उसे धमका दिया कि वो कैप्टन है और इन सब की ड्यूटी है उसका ऑर्डर मानना। खैर ना चाहते हुए भी अब उसका ऑर्डर मानते हुए ये लोग एक छोटी शिप में चले गए जो इजीली इन्हें उस स्फीयर तक ले जा सकती थी। स्फीयर के पास पहुंचने पर कार्ला को स्फीयर के ऊपर अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिससे वो समझ नहीं पाई कि है क्या वो। फाइनली अब इनकी ये छोटी शिप उस स्फीयर के ऊपर लैंड कर जाती है। लैंड करते ही इन्हें सबसे पहले इनके मिशन लीडर का होलोग्राम रिसीव होता है, जिन्होंने इन सबको शॉकिंग न्यूज ये दी थी कि जैसा स्फीयर यहाँ मार्स के पास देखा गया है, ऐसे ही बहुत से स्फीयर दुनिया के इर्द गिर्द भी अब अपीयर होने लग गए हैं। वो स्फीयर है क्या, वो दुनिया और इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे, और इनसे बचा कैसे जाए, इन सभी सवालों के जवाब वो जल्दी से क्रू मेंबर्स को ढूंढने को कहता है। पॉल ड्यूटी कार्ला को देता है बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन यहाँ पर उनका एक मेंबर सजेशन देता है कि बाहर जाने के लिए एक साइंटिस्ट और एक वॉलंटियर का होना भी जरूरी है। ये सजेशन पॉल मान लेता है और अब तीनों मिलकर इस शिप से बाहर उस स्फीयर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार्ला ने अब नीचे होकर यहाँ जमीन पे हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ ये तो जमीन जैसी मिट्टी है। अभी वो ये बात ही कर रही थी कि अचानक सामने उसे लाल रंग की रोशनियां उड़ती हुई दिखाई दी। जिन रोशनियों के उड़ने से इन्हें आखिर ये स्फीयर नजर आने लगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट था जो इनके देखते ही देखते तेज रोशनी के साथ खुलने लगा। इस दरवाजे के खुलते ही इन्हें एक अजीबो गरीब आवाज सुनाई थी। ये लोग हैरान थे, इन्होंने जो वैक्यूम्स पहने हुए थे उसको पहनने के बाद कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन फिर भी इस जगह की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। ये आवाज अंदर कैप्टन पॉल ने भी शिप में सुनी थी। वो इस आवाज को ट्रांसलेट करके इन्हें बताते हैं कि ये जगह उन्हें वेलकम कह रही है। इस सब के बाद इन्हें यहाँ पर एक शैडो दिखाई देता है, एक औरत का शैडो जो अपने दिमाग से इनको मैसेज भेज रही थी। अंदर कैप्टन इस सारे मैसेज को ट्रांसलेट करके इन्हें बताता है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो गॉड के मैसेजेस हैं। इंसानों ने जो कुछ दुनिया के साथ किया है उस सब के बावजूद गॉड इन सबको एक और मौका देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। जो लोग इस गेट से अंदर आ जाएंगे उनको इंटरनल पीस मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, और जो दुनिया में रह जाएंगे वो दुनिया की मुश्किलें सहेंगे। गॉड ने कार्ला को चुना था सबसे पहले इस दरवाजे के अंदर एंटर होने के लिए, और कार्ला ही वो लड़की थी जो बाकी सब लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए चुनी गई थी। ये लड़की बताती है जो लोग इसके अंदर खुद से दाखिल नहीं होंगे तो दुनिया के पास जो स्फीयर है वो खुद ही इंसानों को मार डालेगा और दर्दनाक मौत देगा। ये औरत एकदम से कार्ला की मॉम में चेंज हो जाती है और कार्ला की मॉम अब कार्ला से कहते हैं कि अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कार्ला समझ गई थी कि अगर ये हेवन यानी जन्नत है तो अंदर उसकी बेटी ही होगी। कार्ला अब आगे बढ़कर उस रोशनी वाले दरवाजे को पार कर लेती है। जब वो कर रही थी तो यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब का जब उसकी मॉम और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। उसी के साथ प्रेजेंट में आने पर हम कार्ला को एक बहुत ही खूबसूरत शहर के अंदर देखते हैं। ये शहर बिल्कुल यूरोसिलम जैसा है। यहाँ अब कार्ला के सर पे चोट के निशान बिल्कुल ताजा है, जैसे कार्ला को उस वक्त से उठाकर सीधा इस जगह पर ले आया गया हो। यहाँ पर कार्ला की बेटी भी थी जो भागते हुए कार्ला की तरफ आ रही थी। कार्ला भी भागते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि ये दोनों गले मिल पाते कार्ला को एकदम से होश आ जाता है और हैरानकुन तौर पे उसे समझ नहीं आती कि इस टाइम वो एक शिप के टेबल पे थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ शिप के अंदर आई कैसे, जबकि वो तो इस दरवाजे को पार करके अंदर चली गई थी। वो यही सवाल बाकी लोगों से भी करते हैं। तब बाकी लोगों से बताते हैं कि तुम जब गेट से बाहर आई तो तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि तुम चल भी नहीं पा रही थी। हम लोग ही तुम्हें उठाकर शिप में वापस लेकर आए हैं। अभी वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर उनके मिशन हेड का होलोग्राम आ जाता है। वो कार्ला से अंदर होने और दिखने वाली हर चीज के बारे में सवाल कर रहा था। जब कार्ला उसे बताती है कि अंदर जाने पर उसे एक गोल्डन सिटी दिखी थी जो दिखने में बिल्कुल यूरोसिलम जैसी थी। कार्ला को लग रहा था कि वो जगह जन्नत यानी हेवन है। वो आदमी अब सवाल करता है, इसके अलावा तुमने वहाँ क्या देखा, किससे मिली, किससे बात की? लेकिन कार्ला जवाब देती है, मैं वहाँ किसी से नहीं मिली, किसी से बात नहीं की। और वो आदमी कार्ला की इस बात का बिलीव नहीं करता। कार्ला अब इन लोगों से शॉन के बारे में पूछते हैं जो उसके साथ ही उस स्फीयर के ऊपर उतरा था। उसके क्रू मेंबर्स बताते हैं कि शॉन मारा गया। कार्ला हैरानी से पूछती है वो कैसे मारा गया? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका सूट क्रैक हो गया था। ये बात तो मानने वाली थी ही नहीं क्योंकि उनके सूट अनब्रेकेबल होते हैं। तब
उसका साथी जवाब देता है कि नहीं, वो अपने ग्लव्स को सही से पैक नहीं कर पाया था। और ये सुनकर कार्ला अब उन्हीं लोगों को कसूरवार ठहराने लगी क्योंकि शॉन एक बहुत पुराना एक्सप्लोरर था और सबसे ज्यादा स्पेस ट्रेवल उसी ने किया हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो कोई काम सही तरीके से ना करता। उसके बाद सुनकर ये आदमी कहता है, कार्ला तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो भी एक इंसान था, गलती उससे भी हो सकती थी। अब वो मारा क्या है, तुम जिंदा हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस टाइम तुम रेस्ट करो। यहाँ पर अब कार्ला से कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे मेरा सूट दो, मैंने दोबारा स्फेयर पे जाना है। तब वो आदमी कहता है, ये मुमकिन नहीं कार्ला, क्योंकि हम वापसी के सफर पे निकल चुके हैं। नाचार कार्ला वहां से उठकर चलने लग जाती है और यह आदमी जो उसके पास था वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा था। जब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ कोई कैमरा नहीं था, तब कार्ला ने इस लड़के को बताया कि मैंने अंदर अपनी फैमिली को देखा था। वो ये बात सबके सामने नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे पॉल और अपने मिशन हेड पे यकीन नहीं था। यहाँ रूम में दिखाया जाता है कि पॉल किसी बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा है क्योंकि उसे इन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए फौरन वो कार्ला के साथी को इमरजेंसी कॉल करके अपने रूम में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम और कार्ला अकेले में क्या बात कर रहे थे, उसने क्या कुछ नया बताया है। उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि कार्ला ने ऐसा कुछ नया नहीं बताया। ये सुनकर पॉल गुस्से में आ गया और उसने बोला, तुम जानते हो मेरे ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है। दूसरी तरफ हम कार्ला को देखते हैं जिसे अभी तक बिलीव नहीं आया था शॉन की मौत का। इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एक चाकू लिए शॉन के हाइबरनेशन पॉड के पास आती है और उसे खोलकर वो देखती है कि शॉन को सच में एक गन शॉट की मदद से मारा गया था, यानी गोली मारकर उसका कत्ल किया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकती थी। ये रीजन तो अब उसे पॉल के रूम से ही पता चल सकती थी, इसलिए वो पॉल के रूम की तरफ बढ़ गई जहाँ उसे एक गन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। अभी वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही रही थी कि पीछे से उसका साथी आ गया। कार्ला जानती थी कि वो उसे ये फाइल्स पढ़ने से रोकेगा, इसलिए कार्ला ने उसके ऊपर एक गन पॉइंट कर दी। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कार्ला को पता चलता है कि उसका ये साथी जिसे वो एक एस्ट्रोनॉट समझ रही थी, असल में वो एक एस्ट्रोनॉट नहीं था बल्कि एक मिलिट्री का आदमी था। और ये सुनकर कार्ला उससे पूछने लगी, आखिर तुम किस मकसद से हो हमारे साथ। जिसपे वो कार्ला को बताता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एक मिलिट्री का आदमी हूँ, लेकिन मुझे इस फेयर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला अब गन पॉइंट पे साथ भी को लिए मेन डेक पे आ जाते हैं जहाँ पर उनका कैप्टन पॉल भी था और अब कार्ला पॉल के ऊपर गन पॉइंट कर चुकी थी। कार्ला को इस हालत में देखकर वो भी घबरा गया और उसने कार्ला से कहा, तुम जानती हो ना ये तुम बगावत कर रही हो और इसकी सजा में तुम्हें मारा भी जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने शॉन को मारा था। यानी यहाँ पर उसके मुंह से खुद सच निकल गया कि उसने खुद अपने क्रू मेंबर को मारा था। उसे लगा था कि शायद शॉट को उस मिलिट्री मैन ने मारा है, लेकिन ये तो उनके अपना ही कैप्टन था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। इतने में यहाँ पर इनके मिशन हेड की कॉल आ जाती है जो कार्ला को बताते हैं कि कार्ला की जो वीडियो यहाँ स्फेयर से दुनिया पे भेजी गई है उसे देखकर सभी साइंटिस्ट को लगता है कि कार्ला हेवन में गई है। वो यहाँ पर कार्ला को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरह कार्ला की वीडियो देखने के बाद दुनिया से भी सभी लोग दुनिया के करीब मौजूद स्फेयर्स की तरफ जाने लगे थे, ये सोचते हुए कि वो सारी जगह हेवन है। कार्ला इस सारी चीज से हैरान थी, उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एकदम से पॉल उसके ऊपर जंप करते हुए उसके हाथ से एक गन छीन लेता है। लेकिन कार्ला भी इधर कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो भी पॉल से लड़ती है और किसी तरह पॉल को नीचे गिराते हुए दोबारा उसके हाथ से गन लेने में कामयाब हो जाते हैं। गन के हाथ लगते ही उसने पॉल को मौका नहीं दिया दोबारा हमला करने का, बल्कि खुद ही शूट करके पॉल को मार डाला। इससे पहले कि अब वो अपने दूसरे साथी को भी मार देती, वो साथी उसे सब सच बताने का वादा करता है और कहता है, प्लीज मैं सच बताऊंगा लेकिन मुझे नहीं मारना। कार्ला ने यहाँ उसके ऊपर बिलीव कर लिया था। वो आदमी अब कार्ला को एक सबसे बड़ा सच ये बताता है कि जब वो उस फेयर के ऊपर उतरी तो उससे आगे उसने कोई चीज नहीं देखी, बल्कि उसे उठाकर यहाँ ले आया गया। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाई वो फेयर क्या था। उसे अब बहुत सी चीजें कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए उसने फौरन अपने मिशन हेड को कॉल की और उसने कहा कि मैं उस फेयर को डिस्ट्रॉय करने लगी हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो फेयर इंसानों के लिए सेफ है। जो बात सुनकर वेंस उसे फौरन मना करता है और बोलता है, मैं बताता हूँ तुम्हें सच, वो स्फेयर वाकई ही गॉड का नहीं है, वो स्फेयर तुम्हारा ही बनाया गया है, ये सारा प्रोजेक्ट तुम्हारा है। कार्ला हैरान परेशान थी। तब उस आदमी ने बताया कि इस दुनिया में 25 बिलियन से ज्यादा लोग हो गए थे, हालांकि दुनिया में 6 बिलियन लोगों की रहने की कैपेसिटी थी, इसलिए मैंने 25 बिलियन लोगों को मारने का प्लान किया और उस प्लान के लिए तुमने ये सारे स्फेयर क्रिएट किए जिसके अंदर जाकर लोगों को इस अर्थ से यानी दुनिया से बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ कोई गॉड नहीं, इस सब के पीछे तुम हो और तुम्हें ये सब इसलिए याद नहीं था क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी मेमोरी निकाल कर एक नई चिप इंस्टॉल कर दी गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें वो लाइफ भूल गई जिसमें तुमने ये सब बनाया था, बल्कि तुम्हें वो लाइफ याद रही जो हम दिखाना चाहते थे। मिशन हेड यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ये सारा प्लान मैंने बनाया था तुम्हें यहाँ स्पेस में भेजकर उस फेयर के अंदर भेजने का, ताकि वीडियो बनाकर सभी लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो स्फेयर्स हेवन है, ताकि लोग बिना किसी खून खराबे या मुश्किल के दुनिया छोड़ जाएं।
लोगों को तो ये लग रहा था कि वो जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। ये सुनकर कार्ला भी शॉक रह गई। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो लोगों को मरने नहीं देना चाहती थी। कार्ला को अब वेंस पे गुस्सा आने लगा था। वो उसे एक मॉन्स्टर कहती है और दिल ही दिल में उस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करती है। यहाँ पर वो मिलिट्री मैन भी उसका साथ दे रहा था और जब इस चीज का अंदाजा वेंस को यानी इनके मिशन हेड को हुआ तो उसने यहाँ की एआई सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग सेट करके शिप को ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड पे लगाने की बात की, ताकि ये शिप तबाह हो जाए जिसमें कार्ला और ये बंदा है जिसे सारी सच्चाई पता है और उनका मिशन कामयाब हो जाए। इससे पहले कि शिप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती, कार्ला एक गन शूट करके इस होलोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर फौरन अपने साथी को कांटेक्ट करती है जो मेन बड़ी शिप को वापस स्फीयर के रास्ते पे लेके आया था। और अब वो छोटी शिप की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक यहाँ पर छोटे छोटे ब्लास्ट होना शुरू हो गए, जिससे ये शिप डिस्ट्रॉय हो जाती। कार्ला फौरन से एक छोटी शिप में आ गई जो कि इसी बड़ी शिप के साथ अटैच थी, ताकि इसके जरिए वो अपनी जान बचा सके। वो अपने साथी को भी यहाँ से लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो इस टाइम एलिवेटर में था और एलिवेटर की स्पीड बहुत कम थी। 3 मिनट में एलिवेटर इस छोटी शिप तक ना आ पाता, इसीलिए ना चाहते हुए कार्ला को अपनी शिप अलहदा करनी पड़ती है और ये सोचकर वो दुखी हो जाती है कि इस टाइम उसका साथी मारा गया होगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अच्छी खबर ये पता चली कि ठीक वक्त पर उसका साथी भी इस छोटी शिप में आने में कामयाब हो गया था। फाइनली अब ये लोग उस स्फीयर की तरफ बढ़ रहे थे जिसे इनको डिस्ट्रॉय करना था। स्फीयर पे लैंड करते ही कार्ला का साथी पहले ही इस स्फीयर पे निकल आता है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए और पीछे से दरवाजा बंद करके कार्ला को कहता है तुम वापिस अर्थ पे जाओ, इस स्फीयर के अंदर सारे इंसानों को ये लोग खुद ही मारेंगे, तुम जाओ जाके इन जंगली इंसानों की सच्चाई सबको बता दो और सारे इंसानों को बचा लो। ये सुनकर कार्ला हाँ में सर हिलाती है और अपनी शिप को दोबारा अर्थ की तरफ मोड़ लेती है, जहाँ उसे जमीन पर जाने के लिए अब 8 माह लगने वाले थे। लेकिन कार्ला फिर भी सेटिस्फाई थी कि अब वो इंसानों को बचा लेगी, वो किसी बुरे मिशन का हिस्सा नहीं बनी। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।